हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में क्लास 9th की आपकी जो फिजिक्स चल रही है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं गति, ठीक है। उसका यह लास्ट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि देखिए जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उन सभी में मैंने आपको थ्योरी पार्ट जितना भी था वो सब करा दिया है। न्यूमेरिकल जो आंकिक प्रश्न टाइप की उसको जितने बन सकते हैं उसको मैंने कराया, ठीक है। आज आपका लास्ट लेक्चर है कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। देखिए गति के समीकरण 3 समीकरण हैं। पहला आपको मैं ऐसे मोटिव बताता हूँ, इसके बाद में अभी आपको पूरा डेराइव करके बताऊंगा जैसे एग्जाम में आता है कैसे आपको करना है, ठीक है। पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको पूरा डिफाइन करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन पूरा एकदम ख़त्म, ठीक है। दूसरा आपका रहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद आपका तीसरा इक्वेशन रहता है, समीकरण रहता है v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 आपके समीकरण हैं। इन्हीं को हम डिटेल में समझते हैं आज। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से इसको आपको समझाया जाएगा, जिससे कि पेपर में अगर आपको इसको ड्राइव करने के लिए आता है, हिंदी में लिखा रहेगा निगमन करिए, ठीक है। निगमन ये शब्द लिखा रहेगा वहाँ पर, डेराइव करने का हिंदी में लिखा रहेगा निगमन, और अगर इंग्लिश में होंगे तो वो लिखा रहेगा कि इसका आपको डेराइव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी पहला समीकरण हम समझते हैं, और सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से समझेंगे, ग्राफ बनाते हैं, उसको समझाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें गति के तीनों समीकरण समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राफ के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ हम लेंगे तीनों समीकरण को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। क्या कौन सा ग्राफ लेंगे, वेग समय ग्राफ लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, इंग्लिश में इसे कह देंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख लेना। बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि माना एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है। मैंने आपको बताया भी था कि प्रारंभिक वेग को u से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लिख दिया है कि माना एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। अब देखिए t समय पश्चात लिखना है आपको, t समय पश्चात ठीक है। t समय पश्चात s विस्थापन तय करने के बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। देखिए ये आपका हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लें, समझ लेना कि मान लेते हैं एक कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग, अभी जब से वो स्टार्ट कर रहा है उसका वेग है u। जब से वो स्टार्ट कर रहा है तब से उसका वेग क्या है, u है। एक समान त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। u है, फिर एक समान त्वरण से गति कर रहा है। t समय पश्चात s विस्थापन तय करने के बाद, फिर उसका जो समय है वो t समय हो गया। t समय पश्चात s विस्थापन तय किया, वस्तु का वेग v हो जाता है। देखो समझो ग्राफ से, अभी यही चीज़ मैं ग्राफ में अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा था कि वेग समय ग्राफ से ही हम इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं वेग समय ग्राफ। देखिए ये हो गया आपका, इधर समय आपका हो जाएगा, इधर आपका टाइम हो जाएगा समय, ये समय, और ये आपका लाइन आपका वेग को दर्शाएगा, वेग लिख लेते हैं, ठीक है।
ये आपको वेग दर्शाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें मैं समझ, देखो ये क्या है, जीरो मान लेते हैं, अभी के लिए जीरो मान लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, अभी जब से वो स्टार्ट करेगा, मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर। देखो t 0 समय का मतलब जब से वो स्टार्ट करा, मैंने आपको पहले ही बताया, 0 का मतलब समय 0 नहीं, जब से उसने स्टार्ट किया। मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर, अभी के लिए उसका जो वेग है वो u है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, समझते जाना, ठीक है। t बराबर 0 मतलब जब से वो स्टार्ट करता है उसका अभी के लिए प्रारंभिक वेग u है। एक समान त्वरण से गति कर रहा है, देखिए एक समान त्वरण से वो गति कर रहा है। s विस्थापन करने के बाद t समय पश्चात s विस्थापन करने के बाद, अब देखिए उसका समय क्या हो गया, t समय, बदल गया समय, तो ये जो समय है उसका वो t हो गया। पहले वो t बराबर 0 से मैं अपन मान लेते हैं था कि प्रारंभिक वेग कितना था उसका, u था। t समय पश्चात s विस्थापन करने के बाद उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, उसका जो वेग है वो v हो जाता है। बस इतना चीज़ें समझना आपको, ठीक है। t बराबर 0 समय पर किसी वस्तु का वेग u था, t समय पश्चात s विस्थापन करने के बाद उसका वेग v हो जाता है। इतना ही मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने ये ग्राफ समझ लिया है, अगर, तो आप जानते हैं त्वरण, अब त्वरण का काम लग जाएगा डायरेक्ट। तो त्वरण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में आपका होता है समय। ग्राफ आपने समझ लिया। इसके बाद आपका हम लिखते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे में समय। त्वरण को हम ऐसे डिनोट करते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। देखो मैंने आपको कहा था वेग परिवर्तन, पहले उसका कितना वेग था, u था, अब कितना हो गया, v हो गया। तो वेग में कितना परिवर्तन आया, v माइनस यू। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको बताया भी है कि जो आपका त्वरण फार्मूला जो था क्या था, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, वहाँ से भी ये चीज़ें डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लेना कि जब मान लेते हैं कि किसी का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग कम मतलब निकाल देंगे, ठीक है। फिर बटे में समय कितना लग रहा है, t समय मान लेते हैं लग रहा है, उसका वेग बदलने के लिए t समय लग रहा है मान लेते हैं, ठीक है। पहले u था, अब कितना हो गया, v वेग हो गया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक समय कितना लग रहा है, t समय लग रहा है, तो बराबर किसके आ गया, त्वरण के बराबर आ गया। अब देखिए ये t को आपको इधर लेकर आना है, तो क्या हो जाएगा, at बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस का u, at बराबर आपका हो जाएगा v माइनस का u। अब देखिए माइनस का u है, इधर लेकर आएंगे प्लस का u हो जाएगा, तो at प्लस का ये माइनस का u इधर आएगा इक्वल के प्लस का u बराबर किसके, v की। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, v इज इक्वल्स टू u पहले लिखें प्लस at लिख दें। ये हो गया आपका गति का पहला समीकरण, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। समझ लें एक बार, हमने जो चीज़ इसमें लिखा है वही चीज़ ग्राफ में बनाया है, या जो चीज़ ग्राफ में बनाया है वही चीज़ इसमें लिखा है। बस आपको त्वरण ध्यान में रखना है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे में समय। ये आप डायरेक्ट आप त्वरण का परिभाषा लिखें, त्वरण का फॉर्मूला लिखें, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, वेग परिवर्तन बटे में समय हो गया। t को आप इधर लेकर जाएंगे तो at इज इक्वल्स टू वी माइनस यू हो जाएगा, u माइनस का इक्वल के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो at पहले से था, माइनस का u था, प्लस का u हो गया, बराबर v हो गया। थोड़ा सा इसको हमने एडजस्ट कर लिया, इक्वल के इधर पलट के लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस at हो गया। यही आपका क्या है, गति का पहला समीकरण। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका गति का प्रथम समीकरण, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब देखिए द्वितीय समीकरण समझते हैं, ठीक है। आपका जो सिस्टम बना है, ग्राफ बना यही रहेगा, स्टेटमेंट यही रहेगा, बस थोड़ा सी चीज़ें आपको बदल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो आपका द्वितीय समीकरण है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लें पहले। देखिए दोस्तों अभी के लिए कुछ टाइम के लिए ये जो आपका समीकरण है at बराबर v माइनस का u, ये याद कर लेना, ठीक है। पहला समीकरण तो आपको याद ही करना है, दूसरे समीकरण में इसका काम लगेगा कि at बराबर क्या होता है, v माइनस का u, ये याद कर लेना अभी के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
देखिए दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया उसको याद रखना, ठीक है। स्टेटमेंट जो आपका लिखा था वही सेम प्रोसेस चलेगा, ग्राफ भी आपका वही चलेगा, बस इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है। देखिए इस लाइन को हम थोड़ा सा इससे डॉटेड कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया आपका, हम नाम दे देते हैं इसको ओ, 0 बनाया था लेकिन अब इसको नाम हम दे देते हैं ओ। ये वाला जो आपका पॉइंट है इसे नाम दे देते हैं ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, एक नोट पॉइंट आप लिख लेना, नोट पॉइंट कि बेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, बेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें विस्थापन देता है। क्यों देता है, आगे आने वाले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, मतलब आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद कर लें या नोट पॉइंट में लिख लेना कि बेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। बेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें विस्थापन देगा, लिख देते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया है कि बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन होता है। तो विस्थापन किसे दर्शाते हैं, एस से। तो एस बराबर क्षेत्रफल ओ ए बी सी डी या ओ ए बी डी, ठीक है। तो ओ ए बी डी, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें देखना है आपको कि जो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख लेना क्षेत्रफल, ओ ए बी डी का जो क्षेत्रफल वो विस्थापन के बराबर है। लेकिन क्षेत्रफल इनमें कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, देखो ये आपको ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है, ये एक आपको आयत दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। आप कहेंगे यस बिल्कुल दिख रहा है। देखिए ये आयत दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है। देखिए ओ ए सी डी, ये आयत आपको दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। ए बी सी, ये आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। तो हम करेंगे क्या कि विस्थापन आपका एस बराबर किसके हो जाएगा, एस बराबर आपका हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस, हमने आपसे कहा था कि बेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा टोटल वो हमें विस्थापन देगा। तो हमने क्या किया कि जो क्षेत्रफल था उसको हमने अभी के लिए सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए गति का, हमने आधा क्षेत्रफल अलग कर लिया, आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे और आधा क्षेत्रफल हम त्रिभुज के क्षेत्रफल बना देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि आयत का क्षेत्रफल ओ ए सी डी प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका है ए बी सी, ये आपका हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या देखना है कि आयत का क्षेत्रफल ओ ए सी डी, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम क्या होता है आपका कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई जो गुणे चौड़ाई लिख देते हैं, ठीक है। तो ओ डी गुणे में ओ ए, प्लस का सिंबल लगा दिया। अब आपको देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू में आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार क्या आपका हो जाएगा, ए सी गुणे में ऊंचाई बी सी आपका हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ आपको बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो आप ये चीज़ याद कर लें, मैथ में आपके है मेंसुरेशन, आप पढ़ लेना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे में आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, याद कर लेना। अब देखिए अब इसको बनाते कैसे हैं, अब नाम कैसे देंगे, देखो एस, ये एस के बराबर है ना, तो एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये ओ डी है, ओ डी किसके बराबर है, देखो ओ डी ये क्या है, समय ही तो है, टी ही तो है, कितना, टी समय पश्चात, तो टोटल क्या है, टी ही है, तो टी लिख देते हैं गुणे में ओ ए, अच्छा ओ ए क्या है, ओ ए यू है, प्रारंभिक वेग यू था, देख लेना ओ ए क्या, यू ही तो है प्रारंभिक वेग, तो यू लिख लेते हैं, प्लस का 1/2 गुणे में ए सी। एक बात बताओ, अगर ओ डी टी है तो इसके सामने जस्ट ए सी भी है तो ये भी टी होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर ए सी बराबर टी। तो ए सी कितना हो जाएगा आपका
टी हो जाएगा। बी सी देखना है अब आपको, बी और सी कितना होगा। अच्छा ये चीज़ अगर मैं आपसे पूछूँ तो बता ले जाएंगे कि नहीं, ये बताओ पहले। आपको दिक्कत होगा क्योंकि देखो अगर ओ ए यू है, ओ ए क्या है, ओ ए अगर यू है तो सी डी भी तो यू ही होगा, बिल्कुल होगा। अगर ओ ए यू है तो सी डी भी आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, यू हो गया आपका, दोनों बराबर हो गए। अब देखिए ये जो आपका है, मान लेते हैं ओ से लेकर ये ई दे देते हैं। अगर ओ ई आपका अंतिम वेग मतलब वी के बराबर है तो ये टोटल दूरी भी आपकी वी ही होगी। ओ से लेकर ई तक टोटल दूरी कितनी है, वी है, तो बी और डी भी आपका वी ही होगा, वी ही होगा। अब आपको निकालना है कि सी डी, देखो यहाँ पर डी सी या सी डी कितना, बी सी दिखाना है, बी और सी। अब बी सी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, टोटल दूरी कितनी है, बी है। अगर हम टोटल में से सी और डी निकाल दें, टोटल कितना है बी डी में से अगर सी डी निकाल दें तो हमें ये वाली दूरी पता चल जाएगी कि नहीं। देखो ऐसे भी जान सकते हो, इतनी दूरी है, इतना हमको पता करना है, तो टोटल में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो इतना आ जाएगा। मान लेते हैं इतना 10 है, बी डी कितना है, बी डी कितना है 10 है, सी और डी कितना है 5 है। तो अगर हम 10 में से 5 निकाल देंगे तो इतनी दूरी आ नहीं जाएगी, बी सी आ नहीं जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका टोटल कितना है वी, तो टोटल वी है और माइनस कर देंगे यू से, तो हमें ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो बी सी कितना हो जाएगा, वी माइनस का यू, वी माइनस का यू, ये आपका हो गया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो v माइनस यू है, जो v माइनस यू है, किसके बराबर था, ए टी के बराबर था। अभी मैंने आपसे कहा था कि इसको याद कर लेना, या पिछला वाला आप थोड़ा सा बैक कर लें, आपने नोट किया होगा तो देखा होगा फर्स्ट इक्वेशन में v माइनस यू बराबर किसके था, ए टी के था। तो क्या भाई v माइनस यू की जगह ए टी लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो s बराबर इसको यू टी लिख लें, यू टी हो गया, प्लस का 1/2 टी पहले से है, इंटू में वी माइनस यू की जगह क्या लिख देंगे, ए टी लिख देंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं आराम से यू टी प्लस हाफ ए टी, टी यहाँ भी तो टी का स्क्वायर। ये लो आपका आ गया द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। ग्राफ बना लिया, हमने कहा कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, बिल्कुल देता है भाई। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है टोटल, वो हमें विस्थापन देगा, तो हमने एस लिख दिया। और इसका जो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल मतलब ओ ए बी डी, इसका क्षेत्रफल में क्या दे दिया, विस्थापन दे दिया। ठीक है, सॉरी। अब हमें क्या करना है कि ओ ए बी डी का हमें क्षेत्रफल अगर लेना है तो हमने पहले क्या किया कि हमें सेकेंड इक्वेशन चाहिए, हमने इसका जो क्षेत्रफल था आधा अलग कर दिया, आधा अलग कर दिया, तो हमने बीच से लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब आधा अलग किया तो हम देख रहे हैं कि ये आयत का क्षेत्रफल हो गया और ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो हमने आयत का क्षेत्रफल लिख दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो विस्थापन के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें पता था कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया। फिर हमने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई लिख दिया। हमने सबका नाम दे दिया, ओ डी का नाम कितना था, टी था, टी लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक टी समय पश्चात, तो यहाँ से यहाँ तक टी ही तो पूरी दूरी है, टी समय पश्चात लिख दिया। ओ ए प्रारंभिक, देखो यहाँ से अगर ओ से ए तक वो प्रारंभिक मतलब यू विस्थापन मतलब क्या था कि टी बराबर 0 सेकंड पर प्रारंभिक वेग क्या है, यू है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यू है, तो यहाँ भी आपकी यू ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओ ए कितना हो गया आपका, यू हो गया। फिर प्लस का सिंबल लगाया, आधा लिख दिया। ए सी, अब आपको देखना ए सी, तो आपने देखा कि ओ डी किसके बराबर था, ओ सी के बराबर था, तो ओ डी बराबर ए सी के बराबर था, तो ए सी बराबर किसके हो गया, टी के बराबर हो गया। आपको बी सी निकालने के लिए ही दिक्कत करना था, तो बी सी मैंने आपको बता दिया कि अगर इतनी दूरी समग्र भुजाओं के बराबर, ठीक है, तो यू हो गई, बी और डी तक की दूरी, अंतिम वेग v आपका हो गया। आपको अगर vc चाहिए तो अंतिम में से आप प्रारंभिक घटा दें, मतलब टोटल में से आप इतनी दूरी जब घटा देंगे तो vc की वैल्यू आ जाएगी v माइनस का u आपको मिल गया।
v माइनस का u हमें हमने पहले ही मतलब जो आपका डिफरेंस मतलब ड्राइव किया था पहला समीकरण, उसमें v माइनस यू बराबर टी लिखा था, ए टी लिखा था, तो हमने v माइनस यू की जगह ए टी कर दिया। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ, टी पहले से था, एक टी यहाँ से, तो ए टी स्क्वायर हो गया। ये क्या है आपका द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, ये आपका हो गया, ये बताओ पहले। ठीक है, अब देखिए इसको आप नोट कर लें, फिर हम आपको तृतीय समीकरण समझाते हैं, उसको भी समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको तृतीय बताता हूँ। देखिए दोस्तों, समझते हैं तृतीय समीकरण, स्टार्टिंग करते हैं। देखो चीज़ें आपकी वही हैं, जो ग्राफ था वही है, कोई दिक्कत करना ही नहीं है, इसको आप इरेज कर दें। ठीक है, सिस्टम सब वही है। ठीक है, देखो नोट पॉइंट भी लिखाया था कि बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल में विस्थापन देता है, बिल्कुल देता है, वो चीज़ यहाँ पर भी चलेगी। पहले समीकरण में जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया था वो स्टेटमेंट ही चलेगा। ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं बोल कुछ रहा हूँ लेकिन लिखता सही हूँ, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि देखो बोलते बोलते मुँह सूख जाता है ना मेरे भाई, तो बोलने को मतलब बोलना अंदर से कुछ दूसरा निकल रहा है लेकिन मन में है कि हमें यही बोलना है, तो कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसको आप थोड़ा समझना, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं ना, प्यास की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए समझते क्या है कि बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, हमें विस्थापन देता है। ठीक है, तो विस्थापन हमें देगा एस। ठीक है, बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। अब हम देखो अभी हमने क्या किया था ना कि ये जो क्षेत्रफल हमने लिया था बेग समय ग्राफ का, हमें विस्थापन समीकरण लिया था, तो हमने अलग कर दिया था, आयत का क्षेत्रफल ले लिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया था। लेकिन अब ऐसा हम नहीं करेंगे, अब मैं टोटल का क्षेत्रफल लूँगा। तो अगर आप टोटल देखें, ये टोटल देखें तो ये एक समलंब का क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, टोटल देख लो अगर, तो एक ऐसा दिख रहा है समलंब का क्षेत्रफल दिख रहा है। तो हम लिख लेते हैं कि समलंब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आपको कहाँ है, दिक्कत आपको है कि आपको समलंब का क्षेत्रफल आता कहाँ से है, आता तो है नहीं। ठीक है, मेंसुरेशन पढ़ लेना, मैथ में आपके है भी 9 में। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ना, जिससे कि फिर आगे चल के कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि फिजिक्स में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैं लिख तो देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग मेंसुरेशन पढ़ लेना। तो देखिए समलंब का आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, उसको लिख लेना। होता क्या है कि S बराबर आपका लिखेंगे, ठीक है, 1/2। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। ये भुजाओं हैं, ठीक है, समझ लेना, समांतर भुजाओं का योग गुणे में आपका समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। भुजाओं, ठीक है, के मध्य दूरी। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी समझ लो, अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर आपको समलंब का क्षेत्रफल पूछ ले तो आप लिख लेना कि आधा मतलब 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे में समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, बस ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग क्या है, समांतर भुजाएं क्या हैं इसको पहले समझो। हमने समलंब का क्षेत्रफल लिया है, ये टोटल का क्षेत्रफल हमने लिया है, तो समांतर भुजाओं का योग क्या है, OA प्लस का BD, यही तो होगा। समांतर भुजाएं यही तो हैं, समांतर भुजाएं आमने सामने भुजाएं यही तो हैं ना, इस क्षेत्रफल के लिए समांतर भुजाएं यही हैं। तो OA क्या हो जाएगा, OA प्लस का, क्योंकि योग लिखा, योग का मतलब जोड़ना, प्लस लगा दिया, OA प्लस का BD, ये आपका हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणे का चिन्ह लगा है। कहता है समांतर भुजाओं की मध्य दूरी, इन दोनों की मध्य दूरी कितनी है, देखो AC ही तो आपकी दूरी है, AC। तो मैंने आपको बताया था कि OD बराबर AC किसके, T के है। तो OD बराबर AC किसके, T के है। तो समांतर भुजाओं के मध्य दूरी आपकी AC है और AC की वैल्यू कितनी है, T है। तो हम अभी AC लिखते हैं, बाद में सेकंड लाइन में हम T लिखेंगे। अब आपको देखना S बराबर 1/2, OA कितना है, OA U है, OA क्या है, U है, प्लस का BD कितना है, V से लेकर D तक की दूरी कितनी है, U है, सॉरी V है,
v लिख लिया क्या, देख लेना v से लेकर d तक की दूरी आपकी क्या है, v है, तो v लिख लेते हैं, इनटू में AC ये देखिए आपका t है। अब आपको क्या करना है, समझिए इसको, समझना ये है आपको कि s बराबर 1/2, चलिए ठीक है, u प्लस v भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो t, अब बात को फंसा रहा है t, तो हम पहला समीकरण आराम से जानते हैं यार, पहला समीकरण याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला समीकरण क्या होता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस का AT। हमको t की वैल्यू फंसा रही है, हमें t मिल जाए बस। देखो t कैसे मिलेगा, तो v माइनस का u बराबर किसके है, AT के हो जाएगा। ये भी आपके इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में था कि मैंने कहा था v माइनस यू बराबर AT, याद कर लेना। तो हमें अगर t की वैल्यू चाहिए तो v माइनस का u बटे में a बराबर किसके हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ये बताओ पहले। तो t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे में a, तो लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देते हैं t की जगह कि v माइनस का u बटे में a, ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मैं देख लेता हूँ नीचे दिख रहा है आपको कि नहीं। ठीक है, अभी तो दिख जाएगा, हो सकता है यहाँ पर पूरा भी। एक चीज़ बताओ, ये जो आपका v प्लस का u है, क्या मैं इसे u प्लस का v लिख सकता हूँ, प्लस में है। अगर मान लो कभी 10 प्लस का 5 लिखा है या 5 प्लस का 10 लिखा है, तब भी आपको 15 ही आएगा, तब भी आपको 15 ही आएगा। तो प्लस में चीज़ें हैं, तो इसको मैं v पहले लिख लेता हूँ, u बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसे लिख लिया v प्लस का u। अब एक चीज़ बताओ, हमें आपने पढ़ा होगा 8 में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समझ लो, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, नीचे a है उसको ना समझो, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 v का स्क्वायर माइनस का u का स्क्वायर बटे में आपका a है, a रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, समझे कि नहीं, ये बताओ पहले। u प्लस का v था, हमने b प्लस का u लिख लिया, क्योंकि प्लस में हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, चाहे मैं 10 प्लस 5 लिखूँ तभी 15 आएगा, 5 प्लस 10 लिखूँ तब भी 15 ही आएगा, कोई बात है नहीं है। ठीक है, देखिए फिर देखिए v प्लस का u है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, v प्लस का u, यहाँ पर क्या हो गया, v माइनस का u। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, हमें पढ़ रहा है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर कर दिया, बटे में a आपका है, ऐसे लिख दिया। यहाँ पर 2a है, अगर हम इधर लेकर आएंगे तो 2a s के साथ मल्टीप्लाई करा दो, s के साथ 2a की मल्टीप्लाई करा दो, बराबर किसके हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका माइनस का u है, इसको इधर लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का u हो जाएगा, और प्लस का 2as ऐसे ही रहने दो, और इधर ही v स्क्वायर आपका ऐसे रहने दो। तो एक चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई, यहाँ पर पता चल गई कि v स्क्वायर ऐसे थोड़ा सही करके लिखो कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, यही आपका गति का तीसरा समीकरण है। देखो, माइनस का u स्क्वायर था, इक्वल के इधर लेकर आए, प्लस का u स्क्वायर हो गया, प्लस का 2as पहले से, v स्क्वायर इक्वल को उधर रहने दिया। फिर हमने थोड़ा सा सही से लिखा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यही आपका तीसरा समीकरण है, थर्ड समीकरण। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कि यही गति का तीसरा समीकरण है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, 1-2 पॉइंट आपके और हैं, उसको लिख लेना, पहले इसको आप नोट कर लें। तीनों समीकरण अगर आपको अच्छे समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना कि समझ में आया। ठीक है, चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ आगे की। देखिए, पहला समीकरण आपने क्या पढ़ा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। ठीक है, ये आपने पढ़ा। फिर दूसरा समीकरण आपने पढ़ा है s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण आपने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये चीज़ें आपने पढ़ लिया, तीनों समीकरण आपके हो गई है। ठीक है, अब देखो समझ लो, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन समझ लो कि आपका v क्या है, v है आपका अंतिम वेग। लिख लेना इसको, अगर भूल जाना तो लिख लेना, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें लिखवाया है। u आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक
वेग, फिर आपका आ जाता है टी, टी आपका हो जाएगा समय, ए आपका हो जाएगा त्वरण, फिर आपका क्या बचता है, एस आपका हो जाएगा विस्थापन। अब कुछ नहीं बचता, ठीक है, ये आपका हो जाएगा विस्थापन। और ये जो आपका तीनों समीकरण हैं ये एक समान त्वरण के लिए ही अप्लाई होंगे। एक समान त्वरण अगर नहीं होगा तो ये तीनों समीकरण अप्लाई नहीं होंगे। ये लिख लेना कि एक समान त्वरण के लिए है। मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा था कि जैसे मैं लिखा था ना, माना कोई वस्तु प्रारंभिक, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो एक समान त्वरण से गति कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों समीकरण जो हैं वो एक समान त्वरण के लिए ही अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, एक समान त्वरण पे ही आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। एक समान त्वरण होगा तो ये तीनों समीकरण अप्लाई होंगे। और आपके सिलेबस में एक समान त्वरण भी है भी, और क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे बनेंगे। और क्वेश्चन अगर आपके पेपर में 9th क्लास में ये क्वेश्चन इस पर जरूर आता है, ठीक है। अगर कोई अच्छा टीचर बनाएगा तो क्वेश्चन आपको एक ना एक देगा। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं एक क्लास में करा दूंगा, कोई किसी क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको क्लास और अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर रिप्लाई करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।